रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रणवीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसने बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए गेम बनाए थे। आजकल उसने एक नई गेम की कंपनी को ज्वाइन किया था। वो अपने ऑफिस में बैठकर घंटों तक गेम को डिजाइन करता था। शहर में अकेला होने की वजह से वो ऑफिस काफी जल्दी आ जाया करता था और काफी देर तक ऑफिस ही रुका करता था। एक दिन ऑफिस से उसका ट्रांसफर मुंबई हो जाता है और रणवीर प्लेन से मुंबई के लिए निकल पड़ता है। प्लेन में उसकी मुलाकात एक विनीता नाम की लड़की से होती है। हेलो, एक्सक्यूज मी डूड, क्या मैं आपकी विंडो सीट पर बैठ सकती हूँ? जी जरूर, मुझे आपकी सीट पर बैठने में कोई एतराज नहीं है। मैं विनीता हूँ। मुझे लैंडस्केप शूटिंग करने का काफी ज्यादा शौक है। मैं काफी सारे पिक्चर्स क्लिक करती हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? जी जरूर लीजिए, कुछ यादें ऐसे ही तो यादगार बनती हैं। इसके बाद विनीता रणवीर के साथ सेल्फी क्लिक करके बैठ जाती है और रणवीर उसे कहता है, हेलो, मैं रणवीर हूँ और मैं एक इंटरनेशनल गेमिंग कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर हूँ। वाओ रणवीर, दैट्स टू ग्रेट। वैसे आप मुंबई क्यों जा रही हो? इतना बड़ा सपनों का शहर है ये तो ठीक है, मैं भी जा रही हूँ अपनी किस्मत और कुछ अधूरे ख्वाब लेकर। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी मुशायरे में हिस्सा लेने जा रही हैं? अरे नहीं यार, बस यूँ ही कभी कभी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। वैसे मैं एक मॉडलिंग फोटोशूट के लिए जा रही हूँ। आप मॉडलिंग भी करती हैं? मैं हर चीज ट्राई करती हूँ। अगर पसंद आई तो जारी रखती हूँ, वरना वहीं छोड़ देती हूँ। वैसे आज से पहले आप कितनी बार मुंबई जा चुकी हैं? मेरा आना जाना लगा रहता है मुंबई में, मैं वहीं से हूँ। और आप? मैं तो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानता। फिक्र मत करो, तुम्हारे रहने का इंतजाम मैं कर सकती हूँ। आपका शुक्रिया। मौसम काफी ज्यादा खराब होने की वजह से वो लोग देर रात को लैंड करते हैं। एयरपोर्ट पे आने के बाद अचानक से विनीता कहती है, अरे यार, रात के 2 बज गए, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? क्यों, क्या हुआ? अभी टैक्सी मिल जाएगी, हम जा सकते हैं। नहीं यार, नहीं जा सकते, क्योंकि आज मुंबई में टैक्सी वालों की हड़ताल चल रही है। हमें आसपास के ही किसी होटल में रुकना पड़ेगा और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। कहाँ मैं तुम्हें ठहरने के वादे कर रही थी और कहाँ मेरे पास खुद के रहने का ठिकाना नहीं है। तुम पैसों की चिंता मत करो, होटल का रेंट मैं भर दूंगा। अभी रात काफी ज्यादा हो रही है, तुम बस जल्दी से होटल ढूंढो। मौसम भी खराब हो रहा है, जो भी करना है थोड़ा जल्दी करो। होटल तक पहुँचते पहुँचते बारिश शुरू हो जाती है और उन दोनों को मजबूरन एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर रात गुजारनी पड़ती है। रात भर उन दोनों के बीच काफी बातें होती है। इस बीच उन दोनों ने एक दूसरे से काफी गहराई की बातें की थी और एक दूसरे को अच्छे से जान लिया था। फाइनली जब हड़ताल खुली तो दोनों थोड़े मायूस होकर अपने अपने रास्ते पर जा रहे थे और उन्होंने एक दूसरे से कांटेक्ट में रहने के लिए एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था। अब वो दोनों रात भर बातें करने लगे और एक दिन विनीता ने रणवीर को कॉल किया और रणवीर ने फोन उठाकर बोला, हाँ विनीता, बोलो, कैसी हो तुम? रणवीर, दिन काफी अधूरा अधूरा सा गुजर रहा है। जब से तुमसे मिली हूँ, तुम्हारे बिना एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ। अच्छा विनीता, तुम एक काम करो, हमारी कंपनी ने एक नया गेम लॉन्च किया है, तुम एक बार उसे ट्राई करो। दोनों साथ में मिलकर खेलेंगे, काफी मजा आएगा। ठीक है, अभी डाउनलोड करती हूँ। कुछ इस तरह विनीता और रणवीर दोनों एक साथ पबजी खेलना शुरू कर देते हैं और साथ ही पबजी खेलने की वजह से उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और साथ ही साथ विनीता को पबजी की लत लग जाती है। वो अपने काम धाम छोड़कर सिर्फ पबजी खेलने में लगी रहती थी। एक दिन रणवीर विनीता को कॉल करता है और विनीता कॉल उठाकर थोड़ा गुस्से में बोलती है, रणवीर, मैं काफी इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, प्लीज मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। विनीता का ये नया अंदाज देखकर रणवीर को बहुत अजीब लगता है, मगर वो क्या ही कर सकता था। वो खुद से बोलता है, विनीता ने आज से पहले तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया, कुछ तो गड़बड़ है, जाके देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रणवीर चुपचाप अपनी गाड़ी से विनीता के घर के लिए निकल जाता है और जब वो विनीता के घर के बाहर पहुंचता है
तो उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। कोई बचाओ मुझे, प्लीज मेरी मदद करो वरना मैं मर जाऊंगी। कोई जल्दी बचाओ मुझे, मुझे गोली लगी है। ये आवाजें सुनकर रणवीर खुद से बोलता है, ये आवाजें तो विनीता की लगती है। लगता है वो किसी बहुत बड़े खतरे में है और उसे गोली भी लगी है। मैं पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को फोन कर देता हूँ और उनका आने का इंतजार करता हूँ। क्या पता खूनी अंदर ही हो और मुझे भी गोली मार दे। ऐसा सोचकर रणवीर फटाफट से पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और एम्बुलेंस भी, और रणवीर पुलिस ऑफिसर से कहता है, सर मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था। मैं रणवीर हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड विनीता की जान खतरे में है। उसे गोली लगी है और अपने ही घर में बंद है वो। प्लीज सर आप कैसे भी करके उसे बचा लीजिए। ठीक है रणवीर, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होने देंगे हम विनीता को। ऐसा कहकर पुलिस ऑफिसर घर का दरवाजा तोड़ देते हैं। जब रणवीर उसे सही सलामत देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले ही हाथ पांव जोड़कर पुलिस ऑफिसर और एम्बुलेंस वालों से माफी मांगने लगता है। और तब रणवीर विनीता से पूछता है, विनीता तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें किसने गोली मारी थी? अरे यार रणवीर, तुम भी ना पता नहीं क्या को क्या समझ लेते हो। अरे मैं तो पबजी खेल रही थी यार। गेम के अंदर मुझे गोली लगी थी और मैं अपने टीम मेंबर्स को बोल रही थी कि मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। ये सुनकर रणवीर अपना सर पीट लेता है। एक दिन रणवीर विनीता की इन हरकतों से परेशान हो जाता है और वो विनीता से कहता है, विनीता ये क्या लगा रखा है दिन भर? पबजी पबजी और पबजी, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या जिंदगी में? आज तो तुम्हें एक ही चुनना पड़ेगा। अगर आज भी तुमने पबजी को चुना तो इस जिंदगी में मैं तुम्हें कभी दोबारा शक्ल नहीं दिखाऊंगा। विनीता बिना कुछ कहे पबजी खेलती रहती है। रणवीर की बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर रणवीर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ लगातार पबजी खेलने की वजह से उसकी आंखें खराब होने लगती है और उसे ठीक से दिखाई देना बंद हो जाता है। और एक दिन वो रणवीर को कॉल लगाकर बोलती है, रणवीर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 6-7 घंटे लगातार पबजी खेलो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मुझे फोन मत करना। ये सुनकर विनीता रोने लगती है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद रणवीर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसका आई चेकअप करवाता है। तब पता चलता है कि ज्यादा पबजी खेलने की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई है। डॉक्टर ने उसे एक चश्मा और कुछ दवाइयाँ दी और इसी के साथ उसे कम मोबाइल चलाने की सलाह भी दी। कुछ ही दिनों में विनीता की आंखें ठीक हो जाती है और उसके बाद वो पहले जैसा प्यार करने लगते हैं और विनीता पबजी खेलना छोड़ देती है। पूर्वी और मिहिर दोनों पति पत्नी दिल्ली में रहा करते थे। मिहिर दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब किया करता था। ऐसे ही एक दिन पूर्वी मिहिर को फोन करती है और उससे बोलती है, कहाँ हो तुम? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए बाहर आए और तुम्हारा 5वीं बार फोन आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे विदेश में आ गया हूँ। ज्यादा ना बहानेबाजी मारने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत है इसीलिए तो पूछा है ना कि कहाँ हो आप। अब जल्दी से बताओ। मैं? तुम्हें याद है पिछली दिवाली को हम एक ज्वेलरी की दुकान पे गए थे जहाँ तुम्हें एक हार पसंद आ गया था। हाँ बाबू, मुझे याद है। और उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे। हाँ हाँ जानू, मुझे अच्छे से याद है। और फिर मैंने तुम्हें कहा था कि ये हार मैं एक दिन तुम्हें जरूर दूंगा। हाँ मेरे प्यारे पतिदेव, मुझे सब याद है। हाँ याद है ना अच्छे से? हाँ हाँ। हाँ तो उसी के बगल में एक शॉप है, उसी पे बाल कटवा रहा हूँ। तो मेरा घर आ जाओ एक बार, अच्छे से बताती हूँ आज तो तुम्हें मैं। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की नोकझोंक के साथ समय बीतता जाता है और एक दिन पूर्वी की बहन अलीशा कुछ दिनों के लिए उसके ससुराल में उससे मिलने और वहाँ रहने आती है। अलीशा को देखकर सभी घर वाले बहुत ही खुश होते हैं। ऐसे ही एक दिन मिहिर अपनी साली से कहता है, अच्छा साली जी, तुम्हें पता है जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। अच्छा जीजू, भला वो कैसे? मैं बताता हूँ तुम्हें। एस से सूरज, सुबह, शाम, उसके बाद सगाई, शादी, फिर सास, ससुर, साला और फिर साली। हाँ? जीजू फिर इन सब के बाद क्या? फिर एस से सत्यानाश। अच्छा जीजू।
साली जी, हम आपको एक बात बताएं, ये इश्क का समुंदर भी क्या समुंदर है। जो डूब गया वो आशिक और जो बच गया वो दीवाना। और जीजू, जो तैर जाता है उसे क्या कहते हैं? वो बेचारा पति। तभी वहाँ पूर्वी आ जाती है। हाँ जी, हो गई गपशप आपकी और आपकी साली की। हाँ हाँ, तुम्हारी ही कमी थी। जी सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी, एक हफ्ते बाद अलीशा का जन्मदिन है, क्यों ना हम उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करें? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जीजू, क्या गिफ्ट दोगे अपनी साली को? मैं क्यों बताऊं, सरप्राइज है। ठीक है, वैसे भी मुझे पता है जो गिफ्ट आप दोगे ना वो बेस्ट एंड बेस्ट होगा। ऐसे ही अलीशा के बर्थडे का दिन आ जाता है, जहाँ सभी मेहमान आए हुए होते हैं। कुछ देर बाद अलीशा केक कट करती है और सभी लोग उसे गिफ्ट देते हैं। यहाँ तक कि मिहिर भी उसको गिफ्ट देते हुए बोलता है, ये लो अलीशा, मेरी खूबसूरत साली के लिए एक छोटा सा उपहार। वाओ, OMG, iPhone 12 Pro। हाय, मैं तो कब से यही चाहती थी। ये सब देखकर पूर्वी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सबके सामने जाहिर नहीं होने देती। ऐसे ही एक दिन अलीशा बाजार जाती है और रास्ते में वापस आते हुए जब उसे कोई ऑटो और बस नहीं मिलती तो वो मिहिर को फोन करके अपने पास बुला लेती है, जिसके बाद मिहिर उसे लेने आता है। ये बताओ, घर चले या मूवी देखने? ठीक है जीजू, हम मूवी देखने चल सकते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए मूवी देखे। तो फिर चलो। दोनों बाइक पर बैठकर मूवी देखने जाते हैं और शाम को उन्हें आने में काफी देर भी हो जाती है। कुछ देर बाद जब दोनों घर आते हैं तो उनको एक साथ देखकर पूर्वी बोलती है, वाह, आ गए घर पर आप दोनों। कहाँ मटर गश्ती कर रहे थे? हाँ यार, बहुत थक गए हैं हम। हाँ दीदी, आज मैं और जीजू खाना नहीं खाएंगे। खाओगे भी कैसे? बाहर का अंट शंट खा खा के जो तुम्हारे पेट फटने को हो रहे होंगे। हम तो पागल है जो घर पे खाना बनाते हैं। दीदी, जीजू कितने अच्छे हैं ना। पहले उन्होंने मुझे मूवी दिखाई, फिर आइसक्रीम खिलाई और हमने बहुत एंजॉय किया। हाँ हाँ, अच्छे ही है तेरे जीजू। दीदी, मुझे भी ना जीजू जैसे हस्बैंड चाहिए, एकदम फोटोकॉपी हो उनकी। अरे इनके जैसा क्यों, इन्हीं को बना लेना तू अपना पति। वैसे भी तो साली आधी घरवाली होती है। क्या दीदी, आप भी ना कैसे भद्दे से मजाक करती है। चलो मैं जा रही हूँ सोने, थक गई हूँ। गुड नाइट दीदी। अलीशा वहाँ से चली जाती है कि तभी पूर्वी मिहिर से कहती है, मुझे तो आज तक तुमने कभी गार्डन में नहीं घुमाया और एलिशा को मूवी दिखा कर ला रहे हो। सब समझ आ रहा है मुझे। अरे यार, टाइम बचा था तो सोचा अलीशा को घुमा दूं। अरे वही तो पूछ रही हूँ कि आज तक मुझे कितना घुमा दिया, कितने पैसे लुटा दिए मुझ पर। साली पर तो भर भर के प्यार आ रहा है। अरे कैसी हो यार तुम, मुझे गलत समझ रही हो। मैंने क्या गलत कह दिया? क्या गलत समझ रही हूँ मैं? अरे मेरा मन नहीं करता होगा कि शाम को मेरा पति जब घर पर आए तो मैं उसके साथ बैठकर तो प्यार भरे लम्हे बिता लूं, उसके साथ बातें कर लूं। पर नहीं, घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ, जाओ ना, आपको क्या फर्क पड़ता है मैं हंसूं या रोऊं? ऐसे ही समय बीतता जाता है। पूर्वी और मिहिर में आए दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन अलीशा पूर्वी के कपड़े पहनकर रसोई में काम कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ मिहिर आता है और अलीशा को पूर्वी समझकर उसे पीछे से पकड़ लेता है कि तभी वहाँ पर पूर्वी आ जाती है और ये सब होता देख वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और गुस्से से अलीशा और मिहिर दोनों को जोरदार तमाचा लगाती है। वाह, तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। अरे बहन है या नागिन जो अपनी ही बहन का घर तोड़ रही है। पूर्वी, ये सब क्या है? तुमने जो भी देखा वो एक गलतफहमी है। हाँ, अब तो मैं अंधी हो गई हूँ या फिर मैं छोटी बच्ची हूँ ना, जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दीदी, मैं आपकी बहन हूँ और मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं तुझे बोल रही हूँ, तू निकल जा मेरे घर से।
दीदी मैं कल सुबह खुद ही चली जाऊंगी इस घर से। तू अभी जाएगी तो मतलब जाएगी, समझ गई? पर दीदी बात तो समझो, मैं इतनी रात को कैसे जाऊंगी? तभी पूर्वी अलीशा को हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने लगती है, लेकिन मिहिर गुस्से से पूर्वी के पास जाता है और उसको खींचकर एक जोरदार तमाचा लगाता है और बोलता है, यार कैसी औरत हो तुम? तुमको ना तो अपनी बहन पर भरोसा है और ना ही मुझ पे। मानता हूँ अलीशा मेरी साली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी मर्यादा भूल गया हूँ। और रही बात आज की, तो अलीशा ने तुम्हारे कपड़े पहने थे, जिस कारण मुझे लगा कि वहाँ तुम खड़ी हो, तो इसीलिए मैंने उसको पकड़ लिया। अरे यार वो मेरी साली है, सोच भी कैसे सकता हूँ उसके बारे में। हाँ दीदी, जीजू सच कह रहे हैं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और अगर आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई है ना दीदी, तो मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रहूंगी। मुझे तो लगा था कि आप हमारे रिश्ते को समझेंगी, पर नहीं दीदी, आपने तो मेरी ही नजरों में मुझे गिरा दिया। आई एम सॉरी दीदी, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। अलीशा वहाँ से जाने लगती है। पूर्वी उसको आवाज लगाकर रोकती है और अपने गले से लगाते हुए उससे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अलीशा, तुम कहीं नहीं जाओगी। जब मैंने मिहिर और तुम्हें एक साथ देखा तो मेरे मन में शक की भावना आ गई थी, जिसके चलते मैंने ये सब किया। पर अब मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस तरह पूर्वी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति पर शक करना छोड़ देती है। साथ ही उसे ये समझ आ जाता है कि मर्यादा हमेशा इंसान के अंदर बसी होती है। थोड़े ही समय बाद अलीशा की किसी और से शादी हो जाती है, जिसके बाद सभी मिलकर अपने अपने जिंदगी में खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।